सुरु सुरु चाटे करेला माटी पदम घुमर गोटी दंड गेली हांडा कसट गेली रे सोना के छिवले माटी सोना के छिवले माटी रे डंडा माली रामचंद्र फूलो बाड़ी रामचंद्र फूलो बाड़ी रे डंडा माली इंस्पेक्टर काजे लिखनी करे हंडा पटवारी काजे बीड़ी। बस्तर की इसी सौंधी माटी से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कलाकार जिन्हें बस्तर के लोक जीवन को दिखाने वाली भित्ति चित्रों को उकेरने में महारत हासिल है। बस्तर की जब हम बात करते हैं तो जहन में बरबसी उतर जाती है। वहाँ के घने खूबसूरत जंगल, पहाड़ियाँ, शांत जंगलों के बीच पक्षियों की चहचहाहट और उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ के भोले भाले लोग, वहाँ की अनूठी संस्कृति और कला। बस्तर की इसी सौंधी माटी से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कलाकार जिन्हें बस्तर के लोक जीवन को दिखाने वाली भित्ति चित्रों को उकेरने में महारत हासिल है। इन्हीं खूबसूरत आकृतियों के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में जनजातीय संस्कृति को रंगीनियत दी है। अपनी भित्ति कला के खूबसूरत रंगों से छत्तीसगढ़ की पहचान कहे जाने वाले गढ़कलेवा से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर को भी अलंकृत किया है। आज हमारी बात होगी लतिका वैष्णव जी से, जो अपने परिवार की इस कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी बढ़ा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति क्यों, ये हम लतिका जी से ही जानेंगे। लतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CGNN में। और जैसे कि मैंने परिचय दिया है, आप अपनी यात्रा को कैसे देखती हैं? मेरी शुरुआत हुई है बचपन में। बचपन से ही लगभग 7 से 8 साल की थी मैं पापा के साथ। पापा को देखती थी जब भी कि वो चित्र बनाते हैं, बस्तर की पारंपरिक जो लोक चित्र है, भित्ति चित्र, उसको बनाते हुए मैंने अक्सर देखा पापा को। फिर वो देखते हुए मैंने भी आड़े तिरछे चित्र बनाने की कोशिश करी। फिर पापा ने देखा कि मेरा जो रुझान है चित्रों के प्रति काफ़ी ज़्यादा है, तो उस रुझान को देखते हुए उन्होंने मुझे विधिवत उसका प्रशिक्षण दिया। अच्छा, आपने पापा की बात कही, लेकिन हम बताना ये भी चाहेंगे कि आपके पापा हैं कौन, क्योंकि अभी हमने बात की, उनका बहुत बड़ा परिचय है। वो हम आपके साथ जोड़कर तो देखते हैं, लेकिन आप खुद बताइए। जी, मेरे पापा श्री खेम वैष्णव, जो कि मेरे कला गुरु हैं, और उन्होंने ही मुझे जो है भित्ति लोक चित्रकारी की प्रशिक्षण दी है। तो मैं मतलब काफ़ी गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे पापा हैं और मेरे कला गुरु भी हैं। उन्होंने तो बहुत बाहर जाकर भी काम किया है, यहाँ तो किया ही है। अच्छा, ये भित्ति चित्रों को आप किस तरह से देखती हैं? क्या है कि देश में बहुत बड़ा हमारे देश का कल्चर है, तो ये भित्ति चित्रों को हम बस्तर से कैसे जोड़ के देखते हैं? उसकी क्या जनजातीय मतलब एक संरचना है बस्तर की, इस वजह से क्या है? भित्ति लोक चित्रकला, एक्चुअली भित्ति का अर्थ होता है दीवार। दीवारों पर अंकन करना, चित्रांकन करना, वो भित्ति चित्रांकन कहलाता है। तो एक्चुअली ये किसी एक पर्टिकुलर किसी समुदाय से या किसी कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करता। एक्चुअली ये बस्तर में जगार करके होता है, लोक महाकाव्य है। अच्छा, महाकाव्य है जी, महाकाव्य है, महाकाव्य है। अच्छा। जगार का अर्थ होता है जगाना। अच्छा। लक्ष्मी जगार, तीजा जगार और बाले जगार और आठे जगार, ये 4 जगार होते हैं। अच्छा। जिनमें कि मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेरे ताऊ जी श्री हरिहर वैष्णव जी, उन्होंने जगार की ये पूरी किताब लिखी है, जो कि अलिखित थी, उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो यहाँ पे यानी साहित्य के क्षेत्र में भी आपका अच्छा कला और साहित्य से जी मैं मतलब पूरी मेरी फैमिली, हाँ जी। तो एक तरह से मैंने उसको, उस परंपरा को मैंने भी आगे बढ़ाने की मतलब के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो मुझे लगता है कि अब देखिए, शुरुआत तो मैंने की है, कहाँ तक ये जाती है आगे की बात है। बट मैंने
अभी उस चीज़ को जो जगार के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो जगार लोक चित्र जो होते हैं, जगार शैली के लोक चित्र होते हैं। इस पे जो दीवारों पर अंकन किया जाता है वो भित्ति चित्रांकन कहलाता है। जगार शैली के इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जगार जो है लोक महाकाव्य है जिसको गुरुमायों द्वारा गाया जाता है, और उनको ये 13,000 26,000 कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनको कंठस्थ होते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीढ़ियों को आने वाली जो आगामी पीढ़ी रहती है उनको वो हस्तांतरित करती हैं सिर्फ गा गा के। घरेलू वर्क करते हुए वो अपना गाते हुए आगे वो बताती हैं, और वो सुन सुन कर सीखती हैं जो आगे की पीढ़ियाँ रहती है वो। और जो जगार लोक चित्र हैं वो लक्ष्मी जगार के दिन, जिस दिन गुरुवार के दिन होता है, बड़े जगार के दिन वो चित्रकार द्वारा दीवार पर अंकन किया जाता है। चूँकि लक्ष्मी जगार में लक्ष्मी यानी धान का स्वरूप, जो खेतों में जब हम कुछ कटाई होती है, धान की कटाई होती, तो जो जानकार लोग होते हैं वो कुछ एक बालियाँ जो हैं वहाँ पे बचा के रखते हैं, चूँकि जगार का अनुष्ठान होने वाला है ऐसे उस जगह पे। तो इसलिए उस धान की बाली को लक्ष्मी स्वरूप और नारायण राजा के साथ में उसका पारंपरिक तौर पर विधिवत पूरा विवाह उत्सव मनाया जाता है, और उनको परघा के जो जगार स्थल है वहाँ तक लाया जाता है। तो ये पूरी रीति रिवाज और परंपराओं के साथ ही संपन्न किया जाता है। अच्छा। तो ये जगार वहाँ से जगार लोक चित्र उस शैली में, इसलिए उसको उस शैली के साथ में जोड़कर देखते हैं। अच्छा, यानी उसमें भित्ति चित्रों में ये सारी जो आपने संस्कृति संस्कार बताए वो सारे उसमें महिमा मंडित होते हैं आपके उसमें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कितने लोगों को आप अभी तक प्रशिक्षित कर चुकी हैं? और उसके बाद एक और भी बात है मेरे मन में, आप बताइए पहले ये, फिर पूछती हूँ। कितने लोगों को कहने से मेरा एक 2006 में कुरुद में नवोदय विद्यालय है, कुरुद नवोदय विद्यालय में, वहाँ पे आदिवासी चित्रों पर प्रशिक्षण देना था। तो वहाँ पे करीबन 300 बच्चे थे। उन बच्चों को उनके साथ साथ टीचर्स ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे मेरा। ये 2006 की बात है। उसके बाद से मैंने घर में ही निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है, लगभग 2005 से ही शुरू किया, और वो करते करते लगभग अभी तक के मैंने लोगों को, और मतलब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी, इसमें कोई उम्र का ये नहीं है, तो सभी को मतलब अभी तक के दिया हुआ है प्रशिक्षण। और उसमें कुछ लोग हैं जो करते भी हैं, कुछ नएपन से करते हैं, कुछ इसको भी मौलिक रूप से भी करते हैं। अच्छा, रंगों की दुनिया कैसी होती है एक पारंपरिक उससे देखा जाए, और आज की, पहले जो होते थे वो नेचुरल कलर्स होते थे, आजकल सारे, तो किस तरह से भिन्नता उसमें नज़र आती है आपको? देखिए, अब जंगल में आप जाएंगे, वहाँ के लोग पुराने ज़माने में जब होते थे तो नेचुरल कलर्स, फूलों से, पत्तियों से, पत्थरों से ऐसे कलर्स बनाए जाते थे। चूँकि अब आधुनिक दौर पे आधुनिक कलर जो बने बनाए हैं, पहले वो कलर बनाना, खोजना बहुत मुश्किल काम होता था, तो उसको अब क्या है, आधुनिक कलर ने उसको रिप्लेस कर दिया है। कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि आज भी बनाए जाते हैं, जैसे जगार में भी कई जगहों पे आप देखेंगे सामाजिक रूप से जहाँ जगार का अनुष्ठान होता है वहाँ पे कुछ नेचुरल कलर्स ही यूज़ करते हैं, और आधुनिक कलर्स में जो उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो कलर यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने जब परिचय हम दे रहे थे तो हमने कहा था कि आपने गढ़ कलेवा जो यहाँ की संस्कृति विभाग में है, और उसको आपने एक रंग रूप दिया है थोड़ा जो भी, और उसके बाद आप जेपी नड्डा के घर भी पहुँच गई। तो वो क्या चलता है उस वक्त जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेती हैं, तो दिमाग में उस वक्त क्या खलल चल रहा होता है आपके? कुछ नहीं, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। नर्वसनेस इसलिए कि इतनी अच्छी कलाकार को नर्वसनेस पता नहीं वो होता है मुझे। और गढ़ कलेवा में यहाँ पे जब बन रहा था, गढ़ कलेवा में, तो वो मैंने पापा को असिस्ट किया था, उस समय पापा को मिला था, तो पापा के साथ मैंने और मेरी छोटी बहन वो भी करती है, तो हम दोनों ही पापा को असिस्ट किए थे। वहाँ से
मंत्रालय द्वारा या किन्हीं के द्वारा उनको पता चली होगी, तो या फिर वो किसी सोशल मीडिया साइट पे डला होगा तो उनसे पता चली होगी, तो वहाँ से हमको मतलब यहाँ ले जाया गया जेपी नड्डा जी के यहाँ पे। तो वहाँ के उनके निवास पे तो श्रीमती नड्डा जो थी उन्होंने मतलब देखा और कहा कि आप मतलब अपने जो आर्ट है वो हमारे ऑफिस और मतलब एंट्रेंस ये में बनाइए। तो हमने देखा बहुत खूबसूरत बनाया है वो। थैंक यू। कैसा था वो आपका? वो अनुभव तो काफ़ी अच्छा था और बहुत अच्छा मतलब अनुभव रहा। मैंने उसमें मतलब किया, मेरी बहन ने किया, हम दोनों ने ही वहाँ पे किया। नहीं तो कुछ चल रहा होता है कि इन्होंने ऐसा बोला है उस वास्ते, मतलब एक बड़ी शख्सियत हैं वो, और आपको उनके घर के लिए कह दिया। आप पहले क्या सोचते हैं कि उसको किस तरह से करें, क्योंकि उस समय तो ये रहता ना कि हमको बहुत अच्छा देना है, तो वो अच्छा किस तरह से निकल कर वही अच्छा देने के कारण ही मतलब अच्छा दे सकेंगे या नहीं, वही नर्वसनेस रहती है कि इतनी बड़ी हस्ती के यहाँ हम जा रहे हैं तो हम अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं। नर्वसनेस उसलिए होती है, बाकी करते करते कॉन्फिडेंस इतना आता है कि मतलब आप खुद नहीं कभी कभी यकीन होता कि हाँ ये मतलब हो गया इतना अच्छा। अच्छा, संस्कृति विभाग ने आपको चिन्हित भी किया है जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, है ना? तो ऐसे में प्रोजेक्ट्स मिलने में कैसी आसानी होती है, और कितनी, और उतने आपको पैसे वगैरह का क्या हिसाब होता है? सॉरी अगर बुरा, तो उसमें पैसे वैसे कुछ कहते हैं ना कि कला जो है वो सरस्वती जिनके हाथ होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, तो आप क्या कहते हैं? बहुत सही बात है ये कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, ऐसा ये है। पर नहीं है, आप काम करोगे आपको पैसे मिलेंगे, पर काम आप कैसे करोगे खुद से तो आप जा नहीं सकते। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं? प्रोजेक्ट्स तो क्या वही, मतलब विभाग कोई आपकी मदद करता है कि आप आइए और यहाँ पे ये है, या सरकारी जो होते हैं कुछ बन रहा होता है वहाँ पे आपको अप्रोच किया जाता? और आपके जैसे कितने लोग सिखा रहे हैं? क्योंकि जब कमी होती है तो जाहिर बात है, और ज़्यादा होते हैं तो बंट जाता है काम। एक तो मतलब विभाग के द्वारा जो मिलना चाहिए वर्क, उसमें मुझे नहीं लगता कि एक या दो बारी ऐसा हुआ है। और जहाँ तक चाहिए कि हमें मिलना चाहिए, जो हम जो लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको देना चाहिए यहाँ के। मुझे एक बात का काफ़ी दुख होता है कि यहाँ का छत्तीसगढ़ की जो कला है वो काफ़ी समृद्ध है। यहाँ के कलाकार जो हैं वो पिछड़े रह जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं, ये बहुत लोगों से मैंने भी सुना है। तो यही बात मुझे मतलब खलती है कि दुख होता है कि यहाँ पे कलाकार रहते हुए, यहाँ की समृद्ध कला होते हुए भी यहाँ के कलाकारों को बहुत कम अवसर मिलता है। बाहर से कलाकार आते हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ एक चीज़ों को देखकर वो बना देते हैं। और एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि कई जगहों पे मैंने देखा है कि बस्तर लोक चित्र कहकर महाराष्ट्र की वारली आर्ट को, हाँ, ये आप कह रही थी जी, दीवारों पर बनाया जाता है, या कई जगहों पे मैंने देखा है। तो वो लगभग सिमिलर दिखती है, लेकिन फिर भी डिफरेंस साफ दिखता है उसमें। जी, उसमें वारली जो आर्ट है वो महाराष्ट्र की लोक कला है, और बस्तर जगाल लोक क्षेत्र है वो बस्तर यानी हमारे छत्तीसगढ़ की है। तो इसमें डिफरेंसेस हैं, समानता भी हैं और मतलब असमानता भी है उसमें। आप देखेंगे चित्रों को, आप देखिएगा कि सिर से लेकर पैर तक वारली में पूरा चित्र भरा रहता है एक कलर से। और बस्तर लोक क्षेत्र को आप देखेंगे तो उसमें मतलब जो कद काठी और बनते हैं और उनमें फेस बनाए जाते हैं, तो फेस भी बनते हैं और नहीं भी बनते हैं, लेकिन सिमिलरिटी रहती है क्योंकि वो जो बॉडी एक बनती है उसमें एक फिगर आता है, उसमें वो क्रॉस करके बनाते हैं, जबकि बस्तर लोक चित्रों को क्रॉस करके नहीं बनाया जाता। ये बात आप पहली बार कह रही हैं किसी, मतलब मैं ऐसा सुन रही हूँ पहली बार मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये चीज़ें बहुत लोग कहते नहीं हैं या कहना नहीं चाहते, ये मुझे नहीं पता, या लोगों में डिफरेंस पता नहीं है, या मुझे नहीं लगता ऐसा। कि देखिए छत्तीसगढ़ में कला मर्मज्ञ भी बहुत बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, विदूषक बैठे हुए हैं। मुझे
पता नहीं क्यों ऐसा आया कि क्या आज तक उनके ध्यान में ये चीज़ नहीं आई कि महाराष्ट्र की वारली कला और को मतलब बस्तर की भित्ति चित्र कह के बनाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस ओर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं इस विधा से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये चीज़ दुख होता है, ये बात देखकर दुख होता है कि बस्तर या छत्तीसगढ़ की लोक चित्रों को, भित्ति चित्रों को वहाँ पर दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, क्यों उपेक्षित रखा जाता है। बस मेरा यही सवाल भी है और यही मेरी हाँ, बात आपकी है। कला साधना जी। है तो जाहिर बात है ऐसे सवाल तो आएंगे ही। जी। अच्छा, आप वहाँ की जनजाति और वहाँ की संस्कृति से बचपन से, मतलब मेरे ख्याल से पैदाइश ही आपकी वहीं की जी। है ना? तो आप उसका कोई मतलब गाते बजाते भी बहुत अच्छा हैं वो लोग, क्या सुनाएंगे हमें? हाँ, मुझे ज़्यादा मतलब उतनी अच्छी आवाज़ भी नहीं है और नहीं, गाने का गाती उतना भी हैं आप, आइडिया मैंने देखा है आइडिया भी आपकी नहीं प्रोफाइल है। में तबला वगैरह बजा कर गाते नहीं, हुए नहीं, मैंने। तबला तो बजाया नहीं, नहीं कभी। बाकी लोग बजा रहे हैं, बाकी जी, मतलब जी, जी। बाकायदा वाद्य यंत्रों के साथ आपने प्रस्तुति दी है। हम्म। आप कुछ सुनाइए बहुत अच्छा सा। जी। और कौन सी लैंग्वेज में है, हम लोगों को थोड़ी इतनी जानकारी है नहीं, हमारे दर्शकों को भी, तो वो लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी जनजाति का जी। है, क्योंकि वो भी बहुत मधुर होता है। जी, जो गाने वाले हैं उनसे मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, है ना? आप क्योंकि सुनाइए। जी, तो मैं हल्बी लोकगीत है जिसको कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से गा पाऊँ। सुरु सुरु चाटी करीला माटी पदमा घुमर गोटी, दंड गेली हांडा कसट गेली रे, सोना के छिवले माटी, सोना के छिवले माटी रे, डंडा माली रामचंद्र फूलो बाड़ी, रामचंद्र फूलो बाड़ी रे, डंडा माली इंस्पेक्टर काजे लिखनी, कारी हांडा पटवारी काजे बीड़ी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गाया आपने। अब आगे आप कैसे अपनी कला को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं, कैसे देखती हैं अपना भविष्य, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, आपको बहुत करना है, जी। कैसे देखती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको मैं ये अपनी जो कला परंपरा है उसको मैं हस्तांतरित करूँ, ताकि वो भी आगे अपनी इस लेगेसी को आगे बढ़ाते रहें। तो मुझे लगता है कि मैं देखना चाहूँगी कि देश विदेश में भी जैसे बाहरी कलाओं को जैसे आत्मसात किया जाता है, वैसे हमारी इस कला को और देशों में, विदेशों में, हर जगह पूरे विश्व में इसको मतलब आत्मसात किया जाए, इसको अप्रिशिएट किया जाए, बस यही है। ये बताता है आपका कि बहुत इन्होंने कला की साधना की है और इस तरह से वो बहुत आगे लेकर इसको जाना चाहती हैं कला को। ये थी लतिका वैष्णव जी, भित्ति चित्रों की महारथी कलाकार। और आपको कैसा लगा ये प्रस्तुति, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद लतिका जी, आप हमारे साथ इतनी देर जुड़ी रही।